कितना है? मैम 67 हो गया मैम। 68। ओके ओके। हाँ जी। जो मैंने घर से क्वेश्चन करने को दिया था, मंदबुद्धि बालक, ये समझ में आ गया था आप लोगों को? यस मैम। चलिए, सबका हो गया था? नेहा, राज, श्रेया? बताओ। पहले तो मंदबुद्धि बालकों की डेफिनेशन बताइए कि जो बालक होते हैं वो सेम एज के तो होते हैं, पर उनमें और जो बच्चों में मतलब कैपेबिलिटी होती है कि वो पढ़ लिख लेते हैं, अच्छे से हर चीजों को सीख लेते हैं। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो जल्दी नहीं सीख पाते, उनको बहुत टाइम लगता है सीखने में। उनका जो आईक्यू लेवल भी होता है वो 80 से कम होता है। और मैम इनको दो श्रेणी में डिवाइड करा है। एक होता है कि जिसमें बच्चों को तो टाइम लगता है पर वो सीख लेते हैं, और दूसरी श्रेणी ये है कि उसमें बच्चे नहीं सीख पाते, उनको फिर हाथ से मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, तो चीजों को वो बहुत थोड़ा बहुत सीखते हैं, उन्हें नहीं सीख पाते। फिर मैम उनकी पहचान बताइए कि ऐसे बालक जो होते हैं वो मतलब किसी भी प्रॉब्लम आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें भी वो कुछ अपना ओपिनियन नहीं दे पाते हैं, वो कुछ नहीं बता पाते कि हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। और वो किसी एक चीज पे ज्यादा देर तक ध्यान भी नहीं दे पाते। अगर उनको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसको भी ज्यादा देर तक वो नहीं पढ़ पाएंगे। और ऐसे बालक में कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है मैम। फिर मैम उनकी विशेषताएं बताइए कि जो होते हैं वो दूसरों को तो दोस्त बनाने को सोचते हैं, पर जो दूसरों के द्वारा अगर वो दोस्त बना रहे हैं तो वो उनको मना कर देते हैं कि नहीं, हमें दोस्त नहीं बनना। जैसे उसका कोई फ्रेंड है, वो कहेगा कि ये तुम्हारा दोस्त है, मेरा दोस्त है तो तुम्हारा दोस्त भी बनेगा, तो वो मना कर देता है, नहीं मुझे ऐसे फ्रेंड की जरूरत नहीं है। वो खुद से बनाते हैं। और स्कूल में भी वो बाकी बच्चों की तरह नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहां पे भी उन्हें निराशा महसूस होती है मैम। हाँ फिर जी। मैंने स्किनर में कुछ बातें बताई हैं कि क्या नाम है, अ, ये सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं। मतलब सीखी हुई जो बातें होती हैं उन्होंने सीखी है, उसको आने वाली कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें, अगर उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते हैं वो मैम। और जो फ्रेंड्स हैं ना उनके, उन्होंने बताया कि इनमें आत्मविश्वास बहुत कम होता है। ये 50-17 का आईक्यू लेवल होता है। और जैसे कि कोई कहीं पे लव या मैम मोहन चिंता इन सब की कोई सिचुएशन आ जाती है तो ये बहुत डरे हुए रहते हैं, ये नहीं समझ पाते कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना है। फिर उनके कारण बताया कि ऐसा क्यों होता है। एक तो उनके पेरेंट्स में, अगर उनके पेरेंट्स मानसिक रोगी हैं तो वो ऐसे बालक होंगे। और कोई उनको चोट लगी है सर में तो ऐसे बालक होंगे, या अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो भी ऐसे बालक हो सकते हैं मैम। फिर मैम उनके लिए शिक्षा की वो बताइए कि क्या क्या होना चाहिए। उनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए, और उनको ज्यादातर हस्तकला की शिक्षा देनी चाहिए मैम, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और ये बताया कि उनके पेरेंट्स को अपने जो उनके मतलब जैसे कि उनकी पीढ़ियों से कोई काम चला हुआ आया है तो उनको वो काम सिखाना चाहिए, वो व्यवसाय सिखाना चाहिए कि वो आने वाले टाइम पे भी वो अपने पेरेंट्स से ही सीख कर उस काम को आगे बढ़ा सके। ठीक है, वेरी गुड बेटे। चलिए, अब शुरू करते हैं पेज नंबर 68 से। क्वेश्चन है हमारा, जो अभी आरती ने बताया, ये क्वेश्चन मैंने घर से करने को दिया था आप लोगों को। अभी आरती ने अच्छे से समझा दिया है, और एक बार आप लोग भी पढ़ लेना। अब क्वेश्चन है आपका, इमोशनल अनस्टेबल बच्चों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो संवेगात्मक असंतुलित बच्चे हैं, उनसे आपका क्या अभिप्राय है? उनकी पहचान एवं शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जिनके अंदर इमोशन स्टेबल नहीं होते हैं, वो कैसे बच्चे होते हैं? इमोशनल अनस्टेनेबल से तात्पर्य है उस जब बालक क्या है, इन्वायरमेंट को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करने में असमर्थ होता है। यानी कि ऐसे बालक जो टाइम आने पर, यानी कि आवश्यकता के अनुसार अगर उन्हें कहीं पे एडजस्ट करना पड़ जाए तो ये बालक एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चे इमोशनल अनस्टेबल कहलाते हैं। ठीक है, बच्चे क्या है, अपना जो उनके अंदर जो भी इमोशंस हैं उनके ऊपर ना तो ये कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही सामान्य व्यवहार कर पाते हैं। ठीक है, जब इनका क्या है, ये इमोशन कंट्रोल में नहीं रहते तो ये असामान्य व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। ऐसे बालकों को ही अनबैलेंस्ड बोला जाता है। इनका अपने इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये सीगर सामान्य से हटकर अलग व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये बालक झगड़ालू हो सकते हैं, ईर्ष्यालु हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं, भयग्रस्त हो सकते हैं, निराशाजनक या चिंतायुक्त हो सकते हैं। इनकी कक्षा में पहचान करना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि इमोशन से रिलेटेड जो समस्या होती है इसके आगे चल के दुष्परिणाम आ सकते हैं। जैसे बालकों से झगड़ा कर सकते हैं ये बच्चे, अनुशासनहीन हो सकते हैं, बड़ों से दुर्व्यवहार करते हैं, आत्महत्या आदि समस्याएं आ सकती हैं। तो ये बालक नकारात्मक संवेगों की अधिकता से इस प्रकार से असंतुलित व्यवहार करते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जिन बच्चों का आपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है और जैसा बिहेवियर करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा उससे हटकर बिहेवियर करता है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो ऐसे बच्चे संवेगात्मक असंतुलित बच्चों की श्रेणी में आते हैं। इन बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, या तो ये बहुत झगड़ालू होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, भयग्रस्त होते हैं, चिंतायुक्त होते हैं। इनका क्या है, अगर हम इनकी जो ये समस्याएं हैं इमोशन से रिलेटेड, अगर हम समय रहते नहीं पहचान पाएंगे तो इसके क्या है, बहुत बड़े हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे भाई ये बच्चे स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा मारपीट ये कर सकते हैं, स्कूल के अनुशासन को भंग कर सकते हैं, बड़ों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आत्महत्या जैसी समस्याएं ये बच्चे कर सकते हैं। तो इन बालकों में क्या है, जो नेगेटिव इमोशन है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जो पॉजिटिव इमोशन है वो कम मात्रा में होते हैं। और इन्हीं नेगेटिव इमोशंस की वजह से ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते और गलत पे गलत काम या गलत पे गलत व्यवहार ये करते रहते हैं। अब है जो आपका इमोशन मीनिंग क्लियर हो गया भाई? यस मैम। ठीक है बेटा, अब देखो भाई, जो आपका इमोशन अनस्टेबिलिटी है वे दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकती है। या तो बिल्कुल हाई आपके अंदर इमोशन आते हैं या बिल्कुल लो इमोशन होते हैं। दो कारणों से आपके अंदर क्या होता है, असंतुलित व्यवहार होता है आपका दो परिस्थितियों में। एक तो जब आपके जो इमोशन है वो बिल्कुल पीक पे हो, बहुत हाई हो, या आपके इमोशन बहुत कम हो, लो हो। तो दोनों ही सिचुएशन में बालक की जो इमोशन रिप्रेजेंटेशन है वे सामान्य न होकर असामान्य होगी। ये दोनों स्थिति ही समान रूप से हमारे जो इमोशंस हैं उनको इनबैलेंस कर देती हैं। ठीक है, देखो भाई, जब इमोशंस है बहुत ज़्यादा हाइपर होता है बंदा, तब भी वह नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पाता, तब भी गुस्से में कुछ ना कुछ वो करेगा। उसके बाद अगर बिल्कुल लो इमोशन है उसके अंदर, तो उसके ऊपर अगर कोई घर में किसी की डेथ हो जाए तो उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल चुपचाप जैसे रहता था वैसे ही रहेगा। तो दोनों की दोनों सिचुएशन अच्छी नहीं है। नॉर्मल रहना अच्छा है, ना तो हाई इमोशन अच्छे और ना ही लो इमोशन अच्छे। उसके बाद है आपके इमोशन असंतुलित बालकों की पहचान कैसे की जाएगी। इसके लिए क्या है, दो विधियां बताई हैं। एक तो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि। दूसरा है टीचर व सहपाठियों के मतों को जानना। दो तरीके से हम बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं, या तो साइकोलॉजिकल उसका कोई टेस्ट करवा के इसके बच्चे के अंदर ये कमी है, या फिर जो टीचर है या उसके साथ जो बच्चे रहते हैं उनसे उनके बारे में बिहेवियर को जान के। तो जो हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस हैं उसकी तीव्रता और आवृत्ति सामान्य से कम हो तो इसकी पहचान बालकों में करनी तो सामान्यतः संवेगात्मक ज्ञात की जाती है। बालकों में कुछ संवेगों की अभिव्यक्ति इस प्रकार की होती है कि परिस्थिति और संवेगात्मक उद्दीपक के अनुकूल नहीं होते हैं और इस संवेगात्मक अभिव्यक्ति की आवृत्ति और तीव्रता सामान्य से कम होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बालक में सिचुएशन विशेष में यह अपेक्षित है कि वह उसमें क्रोध व्यक्त करेगा परंतु क्रोध व्यक्त नहीं करने की बजाय शांत रहता है, तो उसकी निम्न से कम संवेगात्मकता होगी। और कई बार संवेगों में तीव्रता या मापदंडों से अधिकता होती है तो उसके स्नायुविक तनाव होता है और तनाव को प्रकट अलग अलग बालक भिन्न भिन्न रूप से करते हैं। कुछ बालक अंगूठा चूसते हैं, नाखून काटते हैं, उच्च स्वर में बोलना आदि। इस प्रकार यह उनका व्यवहार बन जाता है। कभी कभी कक्षा में टीचिंग के दौरान शिक्षक की सामान्य डांट से क्रोधित होकर बदले की भावना से अनुचित व्यवहार करने लग जाते हैं। अब देखो भाई, दो तरीकों से बताया है कि एक बच्चे की कैसे पहचान करनी है कि इसके इमोशन स्टेबल नहीं हैं। ठीक है, एक तो हम क्या है साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा सकते हैं अपने बच्चे का, दूसरा क्या उसके टीचर और सहपाठी से उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इन्होंने बताया है अगर हमारे इमोशन बहुत तीव्रता से आते हैं यानी कि बहुत हाई पीक पर होते हैं, सामान्य से कम आवृत्ति सामान्य से कम हो तो इसकी पहचान बालकों में करनी है, यानी कि या तो तीव्र है या सामान्य से कम है, तो इस चीज़ की हमें बच्चे के अंदर पहचान करनी है। बालक क्या है किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा। एक एग्जाम्पल लिया है कि एक बच्चा क्या है उसमें क्रोध व्यक्त करेगा, एक बच्चे के सामने ऐसी
सिचुएशन आ गई कि उसे उपेक्षित कर दिया, यानी कि उसके बारे में कुछ गलत बात बोल दी। तो एक बच्चा है उसको या तो बहुत तेज गुस्सा आ गया, क्रोध, एक बच्चा क्या है क्रोध तो कर ही नहीं रहा, बिल्कुल क्या हमने उसके बारे में बुरा भला सब कुछ बोल दिया, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसको, पागल कुछ भी, लेकिन उस बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई उसको बोल भी रहा है, उसने कोई ये भी नहीं देखा कि कोई उसको बोल रहा है। तो ये सिचुएशन क्या होती है, बिल्कुल लोअर इमोशन होते हैं, तो ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है बच्चा बिल्कुल हाइपर है, उसको पता ही नहीं क्या तोड़ फोड़ रहा है क्या फोड़ रहा है। तो ये दोनों के दोनों जितने भी स्टैंडर्ड है उससे अधिक होना, एक तो क्या है जो इमोशन स्टैंडर्ड से अधिक होना और स्टैंडर्ड से कम होना, दोनों ही इमोशनल असंतुलन की स्थिति को पैदा करते हैं। इसमें क्या है बच्चा हर एक बच्चे में जो तनाव है जो स्ट्रेस है उसको प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे अंगूठा चूसते हैं, कुछ नाखून काटने लग जाते हैं, कुछ बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, गुस्सा करके बोलते हैं। तो इस प्रकार वह अपने भी इस प्रकार धीरे धीरे उनका बिहेवियर बन जाता है। और कभी कभी क्लास के दौरान तो शिक्षक ने अगर उनको थोड़ा सा भी डांट दिया तो उनके अंदर बदले की भावना तक पैदा हो जाती है। तो ये है जब बच्चों के इमोशन कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब है असंतुलित संवेगात्मक के शारीरिक लक्षण। अब शारीरिक लक्षण देखेंगे कि इन बच्चों में जिनके इमोशन असंतुलित है, ना तो ज़्यादा मतलब या तो ज़्यादा है या कम है, तो उनके देखते हैं फिजिकल उससे फीचर से कैसे पहचानेंगे। एक तो बॉडी में डेवलपमेंट चेंजेज हो रहे हों, बच्चे को थकान थकान उसके बाद दुर्लभ स्वास्थ्य हो, उपरोक्त कारणों में बालकों में तनाव, दुख और असामाजिकता के व्यवहार उत्पन्न होते हैं। गंभीर रोगों के कारण भी इमोशनल स्ट्रेस उत्पन्न होकर बालक के व्यवहार को असंतुलित बनाते हैं। बालकों में बुद्धि और आकांक्षा स्तर की उच्चता की उपस्थिति में असफलता मिलने पर चिंता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। चिंता के कारण बालकों का खेलने में, पढ़ने में, लिखने में मन नहीं लगता और वह गलतियां भी अधिक करते हैं। भाषा संबंधित विकार भी बालक में आ जाते हैं, जैसे हकलाना, तुतलाना। समर्थी और तर्क आदि भी इस स्थिति में प्रभावित होते हैं तथा इसकी क्षमता कम हो जाती है और ऐसे बालकों में झक्कीपन भी रहता है। तो इसमें क्या क्या बताए हैं भाई, असंतुलित संवेगात्मकता के शारीरिक लक्षण हैं। एक तो शरीर में डेवलपमेंट चेंजेज हो रहे हों, तब बच्चे के इमोशन कंट्रोल नहीं होते, बच्चा थकान महसूस कर रहा है या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक तो बच्चा जब क्या है बीमार ज़्यादा रहता है तो उसके कारण भी वह चिड़चिड़ा हो जाता है, तो भी उसके जो इमोशंस हैं वे कंट्रोल में नहीं रहते। दूसरी बात है अगर उसका एक्सपेक्टेशन लेवल, इंटेलिजेंसी लेवल हाई है तो उस स्थिति में असफलता मिलने पर, अगर बच्चे का इंटेलिजेंट भी है, इमोशंस भी अच्छे हैं, तो फिर भी वह फेल हो रहा है तो उसके कारण भी उसके इमोशन इनबैलेंस हो जाएंगे। चिंता के कारण बालक को खेलने में, पढ़ने में और वो लिखने में मन नहीं लगेगा, वह ज़्यादा त्रुटियां करेगा। भाषा संबंधित विकार भी इनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे हकलाना या तुतुलाना, ठीक है। अब समर्थी और तर्क आदि सभी स्थितियां इससे प्रभावित होती हैं, इनकी क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर उसकी एफिशिएंसी को कम करती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ है? यस मैम। उसके बाद देखो संवेगात्मक असंतुलित बालकों की शिक्षा। अब तक तो हमने बात की थी कि जिन बच्चों के इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, इनबैलेंस है, वो कौन से होते हैं और उनकी पहचान कैसे करनी है। बस 2 ही पॉइंट किए हैं। अभी तीसरा पॉइंट है कि जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनके इमोशंस काबू में नहीं होते हैं, संवेगात्मक असंतुलित बालक, तो उनकी एजुकेशन कैसे दी जाएगी उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो उसकी एजुकेशन में एक तो टीचर का रोल होता है और दूसरा उनके पेरेंट्स का रोल होता है। तो सबसे पहले बात आती है इन बालकों की शिक्षा की। तो इस प्रकार के बच्चों में मेंटल अस्वस्थता, मेंटल स्ट्रेस और कुव्यवस्था मिलती है, अतः इस अवस्थाओं में इन्हें टीचिंग हेतु विशेष सावधानी एवं तत्परता का होना आवश्यक है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था सामान्य बालकों के साथ की जाती है, लेकिन इनको शिक्षा देने में शिक्षक की भूमिका और अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है भाई। इमोशंस के काबू में न रहने के कारण इन बच्चों में क्या हो जाती है, तो मेंटली इलनेस आ जाती है, मेंटली स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, जिसे वे एडजस्ट नहीं कर पाते
और विशेष सावधानी। अब क्या है, इस अवस्था के लिए जब हम टीचिंग कराते हैं तो हमें सावधानी से टीचिंग करानी चाहिए, और इसमें इनके टीचर का और इनके पेरेंट्स का भी रोल है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब है रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल है? टीचर अपनी टीचिंग में बालकों के वांछनीय और अवांछनीय इमोशंस का इस प्रकार से सदुपयोग करे कि टीचिंग इफेक्टिव, सरल, सहज, सफल और रोचक बने। यानी कि टीचर को अपनी टीचिंग के दौरान इस तरह से जो बच्चे के अंदर इमोशंस आए हैं, इमोशंस का क्या करना है, उन्हें सदुपयोग, अच्छा उपयोग करना है, जिससे उसका टीचिंग प्रणाली प्रभावित हो सके, प्रभावी हो सके, सरल हो सके, सफल हो सके और रोचक हो सके। अब आपको पता है, आपकी क्लास में कोई ऐसा संकी बच्चा है जिसको पता है कि आप उसकी जिस दिन भी प्रशंसा कर दोगे उस दिन वो बहुत अच्छा काम करके लाता है, तो आप डेली ऐसा काम कर दो। आपको तो एक बार उस बच्चे को मोटिवेट करना, वो अच्छे से काम करके लाएगा, जिससे क्या है, आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव रहेगी, ईजी लगेगी, सहज रहेगी, सफल हो जाएगी, रोचक बनेगी। दूसरा पॉइंट है, शिक्षक व्यक्तियों, वस्तुओं, मूल्य, प्रशिक्षण, विषयों के प्रति अभिरुचि जागृत करे। तो टीचर को क्या है, कोई भी वस्तु है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी प्रशिक्षण विषय है, यानी कि कोई भी ट्रेनिंग वाले जो भी सब्जेक्ट है उनके प्रति बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करे। इमोशंस के उचित कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन से टीचर बालकों को जो भी मेंटल स्ट्रेस है, जो भी तनाव है, जो भी कुंठा है, उससे बचा सकता है और उसमें सुख, शांति और आनंद की अनुभूति कर सकता है। अगर टीचर सही ढंग से अपने बच्चे की तरफ देखे क्लास में, तो टीचर आधे से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकता है, उसकी कुंठाओं से बचा सकता है और सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करा सकता है। टीचर इमोशंस के अनुसार शिक्षार्थी को सहानुभूति और सद्भावना प्राप्त कर बालकों का प्रिय बने, जिससे बालक निसंकोच अपनी बातें रख सके। यानी कि टीचर को प्यार से बच्चे से बात करनी है, जिससे बच्चा टीचर को अपना फ्रेंड समझे और उसकी जो प्रॉब्लम है वह आसानी से शेयर कर सके। टीचर बालक की इच्छा व भावनाओं का आदर करते हुए शिक्षण कराए, अनुचित प्रश्नों की मांग को रोके लेकिन अपमान नहीं करे। इच्छा और भावनाओं का आदर करते हुए शिक्षण कराए और जो भी बेफालतू के क्वेश्चन हैं या मांगे हैं उनको रोके और अपमान नहीं करें। बालकों की समस्याओं का सही प्रकार से समाधान करें। असंतुलित बालकों की मनोवैज्ञानिक परीक्षण आयोजन का साथियों से वार्तालाप द्वारा पहचान करें। 6 पॉइंट बताया है इन्होंने कि बालकों की जो समस्याएं हैं उनका सही प्रकार से समाधान करें। जो भी असंतुलित बालक हैं उनकी मनोवैज्ञानिक, उनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट आयोजन करें और साथ के साथ उनके साथ बातचीत करते रहें। इमोशंस को पहचानें और किस प्रकार की सिचुएशन में बाल असंतुलित व्यवहार करता है इसकी जानकारी रखें। ऐसे बालकों की शिक्षण व्यवस्था में काल्पनिक परिस्थितियों का उपयोग करें और साथ ही समस्या का समाधान भी बालकों से कराएं। यानी कि टीचिंग की ऐसी व्यवस्था की जाए कि मान लो कोई भी प्रॉब्लम दी है तो वो प्रॉब्लम क्लास में ही सोल्व करवा के देख लो आप ऐसे बच्चों से। कहानी, नाटक, घटनाओं के माध्यम से उनके बिहेवियर चेंज करने का प्रयास करें। बालकों की केस स्टडी के माध्यम से उनके असंतुलित व्यवहार के कारणों को जानें और उनका निवारण करने का प्रयास करें। बालकों के खान पान, आर्थिक स्थिति को भी जानें व उचित सलाह देकर संवेगों को कंट्रोल करें। योगा के माध्यम से बालकों को ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कराएं और उसमें संवेगात्मक शिथिलता आ सकती है। शिक्षक बालकों को आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर प्रदान करें और सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये था टीचर का रोल। इतने सारे पॉइंट दे दिए भाई, 5-7 पॉइंट जो तुम्हें याद रह जाएं वो पॉइंट आप याद कर सकते हो। एक तो देखो, टीचर अपनी टीचिंग के दौरान बच्चे को क्या है, मोटिवेट करता रहे, ठीक है, ताकि उसकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बने, इजी रहे और सफल हो सके। टीचर को क्या है, अपने बच्चों का क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है पढ़ाई की तरफ। जो भी बच्चे के इमोशंस है उनके ऊपर उचित कंट्रोल और ऑर्गेनाइज्ड करना है ताकि बच्चे के अंदर मानसिक तनाव या कुंठा से बचा जा सके। बट टीचर को क्या करना है, बच्चे का प्रिय बनना है ताकि बच्चा बिना किसी संकोच के अपनी प्रॉब्लम को बता सके। टीचर को बालक की भी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनका आदर करे और उनसे प्रश्नों व मांगों को रोके, अनुचित प्रश्न और मांगों को रोके और अपमान नहीं करे बच्चे का। बालकों की समस्याओं का सही प्रकार से समाधान करे। मनोवैज्ञानिक टेस्ट आयोजित करवाया जाए, बच्चों से बातचीत की जाए,
उनके क्या क्या इमोशंस हैं उनको पहचाने और सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार ये इमोशन है संतुलित व्यवहार करते हैं इसकी जानकारी रखें। ऐसे बालकों की में क्या है जो काल्पनिक समस्या के समाधान में बाल यानी कि क्लास में ही उनसे जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करवाने की कोशिश करें। कहानी नाटक घटनावादी के माध्यम से उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करना, उनका क्या खान पान है, उनकी आर्थिक स्थिति को जाने और उचित सलाह देकर उनके इमोशंस को कंट्रोल करने की तरफ ध्यान दें। योगा मेडिटेशन करवाएं, बच्चे से ध्यान केंद्रित करवाएं, बच्चे को क्या है भाई सेल्फ डिपेंड के लिए अवसर प्रदान करें और ताकि बच्चा एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करे और उसको मोटिवेट करना चाहिए। भी कुछ 5-4 पॉइंट दिमाग में गए? यस मैम। ठीक है, ये 14 पॉइंट दे रखे, 5-7 पॉइंट लिख देना, इतने काफी है। उसके बाद देखो भाई रोल ऑफ पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स का रोल देखते हैं भाई। घर परिवार में शांत वातावरण रखें, बालकों से प्रेम पूर्वक बिहेवियर करें, 2 बालकों के मध्य भेदभाव नहीं करें, बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति यथासंभव पूरा करने का प्रयास करें। ये क्या है, पेरेंट्स का रोल है। तो असंवेगात्मक असंतुलित बालकों का अर्थ, उनकी क्या पहचान है, शिक्षा के बारे में क्या विचार है, ये क्वेश्चन अभी हमने किया है। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब अगला क्वेश्चन देखो कि जो आपके संवेगात्मक रूप से असंतुलित बच्चे हैं उनके अंदर विशेष इमोशन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे बच्चों के अंदर विशेष इमोशन कौन कौन से, या तो भय हो सकता है किसी चीज का, दूसरा ईर्ष्या हो सकती है, तीसरा क्रोध, चौथा चिंता और पांचवा निराशा युक्त बालक। ये इमोशन बच्चे के अंदर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम भय की। भय उस सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए व्यक्ति के पास उपयुक्त अनुक्रिया नहीं होती, यानी कि भय एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति के पास रिएक्ट करने के लिए कोई भी क्रिया नहीं होती कि क्या रिएक्ट करे वो। पाठशाला में शिक्षा प्राप्ति से पूर्व अवस्था में बालक में भय का संचार किसी भावी आशंका के फलस्वरूप होता है। भयग्रस्त बालकों को पहचानना, उनके द्वारा कांपना, चीखना, पसीना आना, भागना, रक्तचाप बढ़ना, चेहरे की पर बनावटी मुस्कान लाना आदि प्रक्रिया के अनुभव से होती है। अब देखो भाई भय क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बंदा कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, वो भय की सिचुएशन बताई इन्होंने। अब बच्चे के अंदर भय कब होता है, या तो वह स्कूल में जाने से पहले जब उसका फर्स्ट डे स्कूल का होता है तब बच्चे के अंदर भय होता है। दूसरा, जो भयग्रस्त बच्चे हैं उनकी कैसे पहचान करेंगे हम, वे या तो कांपते हुए दिखाई देंगे, चीखेंगे, पसीना आएगा बार बार, भागना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी रिस्पॉन्स देंगे और उन्हीं रिस्पॉन्स के आधार पर हमें पता लगेगा कि ये बच्चा डरने लग रहा है। जैसे आप किसी बच्चे से क्वेश्चन सुनते हो क्लास में, तो बच्चा क्या है, हड़बड़ाहट में बोलता है, हकलाना शुरू कर देता है, ठीक है, या थोड़ा थोड़ा कप कपाना शुरू कर देता है, तो ये क्या है, उसके दर्शा रहा है कि इसको डर लग रहा है। भय को दूर करने के उपाय, आत्मविश्वास जागृत करना, प्रेम और विश्वासपूर्ण समझाना और साहसिक कार्यों के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो आत्मविश्वास जगाना बच्चे का। भय को किस प्रकार दूर कर सकते हैं कि हमें बच्चे का सेल्फ मोटिवेशंस को जगाना है, प्रेम और विश्वास पूर्वक समझाना है और साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। आगे है भाई ईर्ष्या। ईर्ष्या, यदि माता पिता किसी अन्य बालक को अधिक प्यार करते हैं, मान लो 2 बच्चे, 2 में से किसी एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, एक को कम करते हैं, तो वहाँ पर बच्चे के अंदर ईर्ष्या की भावना प्रकट होने लगती है। तो ऐसी अवस्था में ईर्ष्या दूसरे बच्चों की अच्छी आर्थिक स्थिति, अच्छे कपड़े, अधिक योग्यता प्राप्त करने के कारण होती है। ईर्ष्या दूर करने के ऐसे बालकों को अपने अहम का नियंत्रण करने और अधिक महत्वाकांक्षी होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब ईर्ष्या कैसे पैदा होती है, मान लो आपके घर में 2 बच्चे हैं, मम्मी छोटे बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है, तो बड़े बच्चे को लगता है कि मम्मी तो इसी से प्यार करती है, मेरे से कोई प्यार नहीं करते। तो उस समय पर बच्चे के अंदर में जो भाव आता है तो वह ईर्ष्या का भाव जन्म लेता है। ईर्ष्या दूसरों की आर्थिक स्थिति से, अच्छे कपड़े और अधिक योग्यता प्राप्त होने के कारण होती है। ये ईर्ष्या के कारण है। दूर करने के उपाय क्या है, बच्चे के अहम को कंट्रोल करने और अधिक महत्वाकांक्षी होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद क्या है बेटा आपका, उसके बाद आता है आपका क्रोध।
क्रोध में क्या होता है कि बालक में ये ऐसी सिचुएशन के कारण उत्पन्न होता है कि बालक की क्रियाओं में बाधा आती है, ठीक है। उसको गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, तोड़ फोड़ करने लग गया, चिल्लाने लगा, गालियां बकने लग गया, तो ये क्या है, उसके गुस्से को जाहिर करता है, ठीक है, जिससे बच्चे का व्यवहार बिगड़ने लगता है। इसके क्या उपाय हैं? विचारशील बनाना, खेल तथा मनोरंजन की व्यवस्था करना, वातावरण में परिवर्तन करना, प्रेम, सहयोग व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। जब बच्चे को ज़्यादा क्रोध आता है तो ये भी क्या है, उसके इमोशन अनबैलेंस होने का एक प्रकार है। तो इसमें बच्चा तोड़फोड़ करता है, चिल्लाता है, गालियाँ बकना, आंदोलनकारी, ये सारे काम करता है। तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? बच्चे को विचारशील बनाना चाहिए, बच्चे को खेल और एंटरटेनमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए, जो इन्वायरमेंट हम उसको दे रहे हैं उसको चेंज करना चाहिए, प्रेम, सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद है 4th पॉइंट, एनेक्सिटी, चिंता। भय और चिंता में अंतर होता है। भय से प्राय धमकी देने वाली सिचुएशन का बोध होता है और चिंता की दिशा में व्यक्ति स्पष्ट तौर पर यह बताने में असमर्थ महसूस होता है कि जिसके कारण वह चिंतित है। इसमें चिंतित बालकों को सुधारने के उपाय, उन्हें विश्वास में लेकर उनकी चिंता के कारणों का निदान करें। आगे मनोरंजन क्रियाकलापों में संलग्न कर उन्हें चिंता मुक्त करने प्रयास करने की प्रेरणा देनी चाहिए। उसके बाद है निराशा युक्त बालक। निराशा से ग्रस्त बालक अपनी असफलता के कारण भय, चिंता, भग्नाशा आदि का प्रदर्शन करते हैं और एकांत प्रिय होना, पलायनवादी होना ऐसे बालक के लक्षण होते हैं। और निराशा युक्त बालक के सुधार, मनोरंजन में उत्साहपूर्ण क्रियाओं का आयोजन करना, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन व परामर्श देना, ठीक है। तो ये बता रखी है 4-5 पॉइंट जो बच्चे के अंदर होते हैं, जो उसके अनबैलेंस्ड बिहेवियर को दिखाते हैं, ठीक है। समझ में आए बेटे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 11th वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसके सारे कंप्लीट हो गए हैं, 6 क्वेश्चन शॉर्ट रह गए हैं, फिर ये यूनिट हो जाएगी कंप्लीट और 5th वाली यूनिट फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। आज फ्राइडे है ना? यस मैम। ठीक है, फिर मंडे से शुरू करेंगे हम। तो अब देखो, सृजनशील बालकों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनसे आप क्या समझते हैं? तो क्रिएटिव बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट नई नई चीज़ों को बनाने में होता है, ठीक है। ऐसे बालक या तो साहित्य में हो सकते हैं, कला में हो सकते हैं, गायन में हो सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं, हस्तकारी कर सकते हैं, इनमें उनका इंटरेस्ट होता है। उनका चिंतन मौलिक, इन्वेस्टिगेशन और साधारण होता है, इसमें अहम की भूमिका अधिक होती है और आत्मविश्वास भी अधिक होता है। देखो भाई, क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं? जो बच्चा नई नई चीज़ें इन्वेंट करता रहता है वही बच्चा क्या कहलाता है? क्रिएटिव कहलाता है। आप अपने घर में देखते हो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में फ्री नहीं बैठते, कुछ नई नई चीज़ बनाते रहते हैं, तो वे क्रिएटिव बच्चे कहलाते हैं। और इन बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ये सृजनशील बालकों की श्रेणी में आते हैं। आगे आते हैं आपके बाल अपराधी बालकों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से ही अपराध करने और गैर कानूनी काम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे चोरी करना, घर से भाग जाना, नशा करना, जुआ खेलना आदि। इन बालकों को सामाजिक नियमों की अवहेलना करने में आनंद आता है और अंतभाव बहुत कम होता है, ठीक है। ये सारे क्या है? बाल अपराधी, जो बचपन से ही उल्टे कामों में लिप्त हो जाते हैं, चोरी करते, घर से भाग जाना, नशे करना, जुआ खेलना, ये सारी आदतें इन बच्चों के अंदर पाई जाती हैं। इन बालकों में जितने भी समाज के नियम बनाए गए हैं उन सब नियमों को ये तोड़ते हैं। उसके बाद है विकलांग बालक का अभिप्राय क्या है? विकलांग बालक वे बालक होते हैं जो किसी न किसी प्रकार के शारीरिक दोष से ग्रस्त होते हैं। विकलांग बालकों में दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि विकलांगता, मूक, ठीक है, परमस्तिष्क बाधित, बहुविध विकलांग बालक आते हैं। यानी कि सबसे पहले तो इसमें विकलांग बालकों में जिनको दिखाई नहीं देता अंधे बच्चे आ गए, जिनको सुनाई नहीं देता बहरे बच्चे आ गए, जिनके हाथ पैर में कोई विकलांगता तो अस्थि विकलांगता आ गए, मूक जो बच्चे बोल नहीं सकते, परमस्तिष्क बाधित यानी कि जिसकी माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कम दिमाग है उनका, या फिर उनके अंदर मल्टीपल विकलांगता पाई जाती है, ऐसे बच्चे इसके अंदर आते हैं। तो ये बालक अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण अपने दैनिक कार्य करने में भी सक्षम नहीं हैं, इसलिए इन्हें अशक्त या दिव्यांग बालक भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम।
उसके बाद है आपका 14 क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 क्या इंगित करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो आर्टिकल है 45, उसमें क्या बताया गया है? बताया गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ओर इंगित करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एचटेट में आया हुआ था, और पता नहीं एचटेट में या कहाँ, लेकिन मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन से आर्टिकल के तहत आती है? तो वो आती है आपकी आर्टिकल 45, जिसका मैं गलत आंसर लगा के आई थी 42। 42 में तो आपका आता है कि आपकी शिक्षा को उससे स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ये आता है आपका आर्टिकल 42। तो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल भी आपसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो 45 आर्टिकल में क्या आता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो उसमें वे आपको आर्टिकल पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आर्टिकल 45 में क्या आता है, वो आंसर दे के आपसे आर्टिकल पूछेंगे। अब है अंतर व्यक्ति एवं, मैम आर्टिकल 42 स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। हाँ जी, जो शिक्षा हमारी समवर्ती सूची में आती है वो 42 के अंदर है। और बाकी एक बार चेक कर लेना, कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं, क्योंकि मैं खुद तो ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को आर्टिकल कभी याद नहीं रहते, इसलिए मैं तो क्वेश्चन गलत करके आई थी, मुझे 100% पता है, क्योंकि आने के बाद मैंने चेक किया था। यही पूछा था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला। और एक बार यही आया था कि कौन सी, ये नेट में आया हुआ था, जो एजुकेशन से नेट दिया था ना मैंने, उसमें आया हुआ था कि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में कौन से आर्टिकल के तहत आती है। तो भाई आर्टिकल मुझे याद ही नहीं रहता। ये क्वेश्चन नहीं है कोई सा भी बेटा, मैं ये आपका 14 क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, मैं उसी से रिलेटेड बता रही हूँ कि ये आपके सी टेट में या एच टेट या जो भी आपके स्टेट का टेस्ट है, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल के तहत क्या आता है। जैसे इसमें पूछा है ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल 45 है, ये इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बना रखा था एच टेट में या सी टेट में कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आर्टिकल 45। और एक ये क्वेश्चन था कि जो शिक्षा है, शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में कौन से आर्टिकल के तहत शामिल किया गया है? कंकरेंट लिस्ट का भाई एक बार पक्का कर लो, कहीं तुम्हें गलत बता के चले जाऊं। हाँ 42 ही है बेटा। हाँ चलो, मेरे याद तो हो ही गया। ठीक है, तो ये ऐसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। आगे देखो, अंतर व्यक्ति व अंतः व्यक्ति विभिन्नता के अंतर कीजिए। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ये दो टाइप के नाम होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रा। इंटर से तो तुम याद रखो, जैसे इंटरनेट, INTER। इंटर एक तो होती है इंटर, और एक होती है INTRA, इंट्रा। इंट्रा होता है हमारे खुद के अंदर, और आपकी जो इंटर होती है ना, इंटर से देखो भाई, मेरा तो याद करने का ये तरीका, मैंने इसमें डिफरेंस ऐसे याद किया था। इंटर मतलब इंटरनेट, इंटरनेट तो सब लोगों के पास पहुंचता है, तो इट मीन्स इंटर सभी लोगों का होता है, और इंट्रा अपना पर्सनल होता है। अब देखो भाई, एक व्यक्ति की योग्यता का दूसरे व्यक्ति की योग्यता से भिन्न होना अंतर व्यक्तिगत भिन्नता है, जबकि अंतः व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय एक ही व्यक्ति का अपनी दो योग्यताओं या शील गुणों से भिन्न होना है। देखो भाई, हिंदी में तो ये मेरे को याद नहीं हुआ कभी भी, अंतर व्यक्ति और अंतर व्यक्ति मेरे को एक जैसे लगते हैं, तो इसको इंग्लिश में इंट्रा और इंटर। इंटर का मतलब दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस देख रहे हो, इंटर का मतलब कि एक से ज्यादा व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति। जब आप अपना कंपैरिजन बाहर के व्यक्तियों के साथ करते हो तो वह
इंटरपर्सनल कहलाता है, ठीक है, इंटरपर्सनल नहीं, इंटर डिफरेंस कहलाता है। और जब आप अपने अंदर ही दो सिचुएशन में खुद को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो क्या है, इंट्रा, ठीक है, आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, ये इंट्रा और इंटर में, और हिंदी में तो बिल्कुल कसूता दे रखा, ये इंतर व्यक्ति अंत व्यक्ति, दोनों में अंत व्यक्ति के अंत व्यक्ति लिख रखा है, बस एक में हलंत लगा दिए और एक में इकट्ठा कर दिया। तो फर्स्ट वाला है इंटर, सेकंड वाला है इंट्रा। आगे है ऑटिज्म को परिभाषित कीजिए। ऑटिज्म, ऑटिज्म के ऊपर एक सीरियल भी आता था, नाम याद नहीं है मुझे, एक छोटी सी लड़की के ऊपर था ये। ऑटिज्म माइंड के डेवलपमेंट के दौरान होने वाला एक मानसिक रोग है जो ब्रेन के कई भागों को इफेक्ट करता है। इसमें जिस बच्चे में यह रोग होता है उनका डेवलपमेंट अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य होता है। ऑटिज्म के लक्षण बच्चे में 3 साल की उम्र होने के पहले ही दिखाई देना आरंभ हो जाते हैं, ठीक है। ऑटिज्म बच्चे सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होते हैं, वे न लोगों की तरफ देखते हैं, न मुस्कुराते हैं, ना ही नाम पुकारते हैं और ना ही कोई सामान्य प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये ऑटिस्टिक बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे माइंड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जो बच्चे के अंदर उसके माइंड के मस्तिष्क के कई भागों को इफेक्ट करती है। बच्चा सामान्य बिहेवियर नहीं करता है, ना वह किसी से बोलता, ना ही वह खुद बोलता है, ना कभी हंसता है, ना लोगों की तरफ देखता है और नाम पुकारे जाने पर भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो ऐसे बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। चलो अब तुमने ना पूरी यूनिट पढ़ ली, जरा मैं तुमसे पूछूं अब क्या क्या किया तुम लोगों ने। चाइल्डहुड स्टेज से क्या अभिप्राय है? बताओ क्या होती है बाल्यावस्था? मैम बच्चा जब शिशु काल के बाद अगले स्टेज में प्रवेश करता है तो वो बाल्यावस्था कहलाती है। जो जन्म से मतलब उसकी 12 वर्ष तक की अवस्था होती है मैम। ठीक है, एक ही बच्चे ने पढ़ा है, बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ा। अब बाकी तीनों में से अब राज तू बता भाई। बाल्यावस्था मैम। नहीं नहीं है, मैं देख रही हूँ ना कौन सा क्वेश्चन पूछूंगी तेरे से। गरीबी का बाल्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैम गरीबी का बाल्यावस्था पर प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है और नॉर्मल शिक्षा लेने के लिए भी उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और वो बाकी बच्चों के जैसे समानता नहीं पा पाता, वो कहीं ना कहीं हमेशा हीन भावना से ग्रस्त ही रहता है, ठीक है, और एक जिससे दो उसका फिर पॉइंट। मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। बहुत सारी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे वो हाई एजुकेशन हो। ठीक है, श्रेया आप बताओ अब। यस मैम। विकलांग बच्चों से आप क्या समझते हो? मैम जो बच्चे फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, जैसे या तो विजुअली इम्पेयर्ड होए या तो फिजिकली इम्पेयर्ड होता है, और क्या कहते हैं, तो ये बच्चे जिनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लोली होती है बाकी बच्चों के मुकाबले। हाँ जी। वो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनको हम दिव्यांग बच्चे भी कहते हैं। और इनकी ये क्लास में या फिर अपने सहपाठियों से कम सीखते हैं, मतलब ठीक से सीख नहीं पाते हैं, ये थोड़े उदासीन रहते हैं और इनका जो मानसिक विकास है वो भी बहुत धीरे होता है और इनको पढ़ाने के लिए विशेष एफर्ट्स करने पड़ते हैं इनको पढ़ाने के लिए अच्छे से। ठीक है, नेहा अब आप बताओ। वेरी गुड श्रेया। इंडिविजुअल डिफरेंस से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत भिन्नता से क्या अभिप्राय है?
नेहा यस मैम। बताओ, इंडिविजुअल डिफरेंस से क्या अभिप्राय है? बुक में मत ढूंढो, अपने आप बताओ, सुना तो होगा ना। क्या तुम क्लास में 4 बच्चे हो, चारों के चारों एक जैसे हो? नहीं मैम, इसी पे है ये। हाँ, तो इसी के ऊपर तो क्वेश्चन है ना, बता अब। यस मैम। जैसे हम क्लास में 4 बच्चे हैं, सारे के माइंड एक जैसे नहीं होता है, मेरा सोच अलग है, बाकियों का सोच अलग है। हाँ जी। तो इन लोगों में जो डिफरेंस दिखाई देता है वही क्या कहलाता है हमारा? व्यक्तिगत इंडिविजुअल भिन्नता। डिफरेंस। इसका मतलब नहीं यार, तुम ना अटेंटिव होके नहीं बैठते क्लास में। चलो कोई नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ तेरे से, तो मैंने ही बता दिया। पिछड़े बालक कौन से होते हैं? बताओ, पिछड़े बालक कौन से होते हैं? पेज नंबर 71 पे है क्वेश्चन। मैम, पिछले बालकों से अभिप्राय उन बालकों से है जो मानसिक रूप से अपनी आयु से अन्य बालकों से किसी भी मानसिक योग्यताओं से पीछे होते हैं। हाँ जी, जिनका IQ लेवल कम होता है वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। बस। अच्छा, मुझे बताओ, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कोई भी बच्चा बता देना, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? मैम आर्टिकल आर्टिकल 45। और कंकरेंट लिस्ट में कब शामिल किया गया शिक्षा को? मैम किस आर्टिकल में शामिल, मतलब कौन सा आर्टिकल ये बताता है हमें? हाँ जी। ये बता 42 मैम, आर्टिकल 42। अच्छा, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? मैम क्या, एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन। तुम लोगों के बर्थ के आसपास हुआ होगा, देख लो। 2009। हाँ, वेरी गुड। NCF कब शुरू किया गया? ये कुछ एक बच्चों के जन्म के आसपास हो सकता है, कुछ एक बच्चों के जन्म से पहले हो सकता है 2000 वाली सीरीज में ही। मतलब आज से 20 साल पहले। मैम 2005। हाँ जी, 2005 में NCF जो था नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में लागू किया। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी अब तक? 2 बनी है, एक तो 20 में बनी है 2020 में, और एक उससे पहले बनी थी आई थिंक 1990 से के बाद बनी है मतलब। अब ये तीसरी है बेटा। सबसे पहली जो पॉलिसी बनी थी वो बनी थी 1968 में, ठीक है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी 1986 में। फिर 1991 में उसमें कुछ अमेंडमेंट किए थे, लेकिन नई नहीं बनाई थी। अब जो नई बनी है वो बनी है 2020 वाली, NEP 2020। तो 3 ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी अभी तक। अभी ये एक तो नरेंद्र मोदी के टाइम पे बनी है, एक बनी थी, मैम फर्स्ट तो बनी थी सबसे पहली बनी थी 1968 में, जब इंदिरा गांधी थी शायद प्राइम मिनिस्टर। 86 में तब बनी थी जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे शायद। प्राइम मिनिस्टर का मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यही है। उसके बाद ये अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो 2020 में बनी है, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं। यस मैम। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सीटेट के रिगार्डिंग है। ये मेरे को देखो, मैंने तैयारी की ना तब याद नहीं होते थे, अब तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ ना तब याद रहने लगे हैं।
खुद पढ़ते हैं तब तो पता ही नहीं लगता कहाँ से गया क्वेश्चन दिमाग में, कहाँ से बाहर निकला। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो।